तो इससे पहले की क्लास में हमने समरूपता के विषय में अच्छे से समझ लिया था और उससे संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किन किन बिंदुओं से पूछे जाते हैं, किन किन पॉइंटों से पूछे जाते हैं, वो सारे ही पॉइंट हमने कवर किए थे। और साथ ही साथ आपसे बोला था कि जो आपके प्रश्न होंगे, जो आपके मेंस लेवल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे ही प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे सर्वांग समता, क्योंकि जो आपके प्रश्न हैं, जो आपकी हाई लेवल के जो प्रश्न हैं जो मेंस लेवल में पूछे गए हैं और कुछ इजी लेवल के भी प्रश्न हैं आपके छोटे एग्जामों में पूछे गए हैं, तो सारे ही प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको यदि हमें करना है तो हमें समरूपता और सर्वांग समता, ये दोनों ही टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। तो सर्वांग समता को अभी हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम उसके संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं समरूपता और सर्वांग समता, ये दोनों से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को फिर करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे सर्वांग समता के बारे में। तो देखिए सर्वांग समता होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है। तो सर्वांग समता का शाब्दिक अर्थ है सभी प्रकार से समान। सभी प्रकार से समान होने का मतलब क्या है? तो देखिए सभी प्रकार से समान होने का सीधा सीधा ही मतलब है, हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में बोला गया है वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप दोनों ही चीज़ें समान हो वे सर्वांग होते हैं। देखिए आकार का मतलब होता है जैसे कि यदि एक त्रिभुज है और दूसरा भी आपका त्रिभुज है तो उनका आकार समान है। यदि एक यहाँ पर त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है तो वहाँ पर उनका आकार समान नहीं है। इसी प्रकार से आकार समान का मतलब आप समझ गए हैं अच्छे से। अब इसके बाद माप समान की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम बोलें कि जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक त्रिभुज है और ये आपका एक त्रिभुज है, तो इसकी ये वाली साइड जो है ये आपकी 4 मीटर की समझ लीजिए, जैसे 4 मीटर की है और इसकी भी ये वाली साइड यदि 4 मीटर की ही है, तो इनकी ये जो तो दोनों भुजाएं हैं तो इन दोनों भुजाओं की क्या है, माप समान है। तो माप का मतलब होता है कि ये उनकी जो मापें होंगी, उनकी जो लंबाई होंगी, चौड़ाई होगी, परिमाप होगा, क्षेत्रफल होगा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, समान होंगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। सर्वांग समता को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 पॉइंट समझने हैं, इजीली आपको सर्वांग समता समझ आ जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है, यदि एक आकृति पर दूसरी आकृति को अध्यारोपित किया जाए, तो यदि देखिए जिस आकृति को आप पहली आकृति पर अध्यारोपित कर रहे हो, तो जो आकृति आपने अध्यारोपित की है तो वो आकृति पहली वाली जो आकृति है उसे पूरी तरह से कवर कर ले, यानी कि उसे पूरी तरह से छुपा दे। तो वहाँ पर यदि ऐसा हो रहा है, उसे पूरी तरह से छुपाया जा रहा है, यदि आप ऊपर से देखते हैं उस आकृति को और आपको पहली वाली आकृति नहीं दिख रही है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये दोनों जो आकृतियाँ हैं वे आपकी आपस में सर्वांग सम है। जैसे कि हम यहाँ पर इस चीज़ को समझें तो देखिए जैसे यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक और त्रिभुज रख दिया। इस प्रकार से हमने ये यहाँ पर एक और त्रिभुज रख दिया, इसी त्रिभुज के ऊपर बिल्कुल ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर हम ऊपर से यदि हम देख रहे हैं तो ये ऊपर वाला जो काले रंग का जो त्रिभुज है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो नीले वाले रंग का जो त्रिभुज है वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो वहाँ पर वो दोनों आकृतियाँ क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं करना है कि यदि ये वाला एक त्रिभुज है तो ये आपका छोटा त्रिभुज है और ये आपका एक बड़ा त्रिभुज है। अब बड़े को ऊपर रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि बड़ा ही दिखेगा, छोटा नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने आपको बोला था कि मापें समान होनी चाहिए। दोनों त्रिभुजों की यदि मापें समान होंगी तो निश्चित तौर पर एक त्रिभुज के ऊपर यदि दूसरे त्रिभुज को रखा जाएगा, यानी कि अध्यारोपित किया जाएगा, तो दोनों ही त्रिभुज में से सिर्फ वही आकृति दिखेगी आपको, दोनों में से वही त्रिभुज दिखेगा आपको जो कि त्रिभुज ऊपर होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद सर्वांग सम कोण की बात करें, यदि सर्वांग समता को और आगे समझना है तो हम यदि कोण की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक कोण बनाया AOC और ये जो कोण है ये आपका 30 डिग्री का है। ठीक, और इसी प्रकार से हमने एक और कोण बनाया, उसे हमने नाम दिया XYZ। ठीक, और इस कोण की माप जो है वो भी आपकी क्या है, 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण AOC सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है कोण XYZ के। ठीक, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हो कि ये दोनों
कोण जो है वो क्या है, सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कोणों की जो माप है वो आपकी समान है। ठीक, इसी प्रकार से सर्वांग सम रेखाखंड की बात की जाए, आप अच्छे से जानते हो कि रेखा जो होती है उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। यदि उसे आदि से बढ़ाया जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक रेखा की थी, तो रेखा से यहाँ से हमने इसे बढ़ाया तो भी ये एक रेखा है, यहाँ से इधर बढ़ाया तो भी ये एक रेखा है। यदि हम इसे कम करते हैं तो भी ये एक रेखा है, इधर से कम करते हैं तो भी ये एक रेखा है। लेकिन रेखाखंड क्या होता है, तो रेखा का एक ऐसा मिमित भाग, ये ऐसा एक निश्चित भाग जिसकी एक निश्चित लंबाई हो। यदि हम इस बिंदु से इस बिंदु तक की बात करें और इस रेखा की लंबाई है आपकी 20 मीटर और इसे हम नाम दे दें ए बी। इसी प्रकार से हमने एक और रेखा खींची और इसे हमने नाम दे दिया एक्स वाई और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 20 मीटर। ठीक, तो देखिए ए बी जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, और एक्स वाई जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी है आपकी 20 मीटर। ठीक, तो ये जो रेखाएं हैं ये आपके रेखाखंड हैं, ये आपके रेखाएं नहीं हैं, ये आपके क्या है, रेखाखंड है। रेखा और रेखाखंड में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, जो रेखा जो होती है उसका कोई भी निश्चित पॉइंट नहीं होता है, उसका आदि यानी कि प्रारंभ और अंत यानी कि लास्ट निश्चित नहीं होता है। उसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और कितना भी उसे घटा सकते हैं। लेकिन जो रेखाखंड होता है ये एक मिमित भाग होता है, यानी कि एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम इन दोनों रेखाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं रेखा ए बी सर्वांग सम है रेखा एक्स वाई के। ठीक, क्यों सर्वांग सम है, क्यों? क्योंकि इनकी जो रेखाओं की जो लंबाई है वो आपकी समान है। ठीक, जरा सी भी इधर उधर पॉइंटों में भी लंबाई हो जाएगी तो वहाँ पर भी सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सर्वांग समता के नियम। तो हमें यहाँ पर समझना है सर्वांग समता के जो नियम हैं वो हमें समझने हैं, क्योंकि दो समान आकृतियाँ जो होंगी तो वो आपस में सर्वांग सम है या नहीं, इस बात का निश्चय हम तभी कर सकते हैं तब हमें ये नियम पता हो। ये नियम तब किसी दो आकृतियों पर लागू होंगे तभी वो सर्वांग सम होंगे, यदि वो लागू नहीं होंगे तो वह सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा नियम है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड जो हों वो आपकी समान हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, यदि हम यहाँ पर सर्वांग समता समझ रहे हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं समरूपता। ठीक, अब यहाँ पर समरूपता और सर्वांग समता की बात की जाए तो समरूपता में भी आपका यही नियम लगता है और सर्वांग समता में भी आपका यही नियम लगता है। ठीक, देखिए सर्वांग समता में सिर्फ आपका ए यानी कि एंगल 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 ये नियम छोड़कर बाकी सभी नियम काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि ये दोनों ही चीज़ों में काम करता है, यानी कि ये नियम जो है सर्वांग समता और समरूपता दोनों में ही कार्य करता है, तो इसकी पहचान कैसे करें? देखिए इसकी निश्चित तौर पर यदि आपको पहचान करनी है तो सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पर यदि समरूपता की बात करें तो समरूपता में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना होता है, जो त्रिभुज जो है उस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की हो या ना हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि उन दोनों त्रिभुजों की जो लंबाइयों का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो समान होना चाहिए। और यदि हम सर्वांग समता की बात करते हैं तो सर्वांग समता में हम रेशियो नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं उनकी जो तीनों लंबाइयाँ हैं, उन दोनों त्रिभुजों की जो आपकी भुजाएं हैं उन भुजाओं की लंबाइयाँ जो हैं वो समान होनी चाहिए। रेशियो यहाँ पर हम नहीं देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये है आपका एक त्रिभुज है, ये आपका इसे बोलते हैं ए बी सी, और यहाँ पर हमने एक और त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को नाम दे दिया हमने एक्स वाई जेड। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपकी भुजा है ए बी, हमने बोला कि ये जो ए बी भुजा है ये आपकी 5 मीटर। ठीक, और इसकी जो संगत भुजा है वो क्या है, एक्स वाई। हमने बोला कि जो एक्स वाई जो लंबाई है इसकी भी लंबाई है आपकी 5 मीटर। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर बी सी जो भुजा है इसकी लंबाई हमने बोल दिया जैसे कि ये इसकी लंबाई है 6 मीटर, और इसी प्रकार से BC की जो संगत भुजा होगी वो क्या होगी आपकी एक्स वाई, तो इसकी लंबाई भी है आपकी कितनी, 6 मीटर।
ठीक। इसके बाद हमने बोला जो एक्स जेड जो भुजा है इसकी लंबाई है आपकी जैसे कि 7 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं आप जितना भी हो, ठीक। और उसके बाद इसकी जो संगत भुजा है वो क्या है ए सी, तो ए सी को हमने क्या बोला 7 मीटर, ठीक। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी संगत भुजा ये बराबर, इसकी संगत भुजा ये बराबर और इसकी संगत भुजा ये बराबर, तीनों ही संगत भुजाएं जो हैं वो आपकी समान है। तो यहाँ पर हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स बाई जेड के, एक्स बाई जेड के, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नियम में बोला जा रहा है एस ए एस, यानी कि जब दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी समान हो, तब वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे सर्वांग सम कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ये एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम दिया ए बी सी, और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना दिया, इसको नाम दे दिया एक्स वाई और जेड, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण आपका 30 डिग्री है, ठीक। और यहाँ पर इसका जो संगत कोण है ये क्या है, ये है आपका 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, जब दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो। अब एक कोण बराबर है, अब यहाँ पर और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अब उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, कोई और भुजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंतर्गत करने वाली भुजाएं। अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हैं, तो देखिए ये जो कोण है इस कोण को अंतर्गत भुजाएं कर रही हैं, तो वो भुजाएं कौन सी हैं, तो एक भुजा हो गई ये और एक भुजा हो गई ये, ठीक। अच्छा ये समझ आ गया। अंतर्गत का मतलब क्या होता है कि ये जो कोण है जिन दो भुजाओं पर बन रहा है वो भुजाएं क्या हैं, इस कोण को अंतर्गत कर रही है, ठीक। तो यहाँ पर हम बोलें, जैसे कि हम बोलें कि ये जो आपकी भुजा है ए बी, ये है आपकी 5 मीटर, और इसके बाद यहाँ पर हमने बोला कि ये जो आपकी भुजा है एक्स बाई ये भी है आपकी 5 मीटर, ठीक। अब इसके साथ साथ दूसरी अंतर्गत करने वाली भुजा बी सी, ये है आपकी, जैसे कि हमने मान लिया ये है आपकी 10 मीटर, और इसी प्रकार से इसकी संगत जो भुजा है वो ये है एक्स जेड, तो ये कितनी है 10 मीटर, ठीक, बराबर हो गई। ए बी जो भुजा है इसकी संगत भुजा 5 मीटर, ये बराबर, बी सी की संगत भुजा एक्स जेड बाई जेड, ये 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, दोनों ही बराबर, ठीक। और ये जो आपका कोण है ये भी आपका कोण बराबर। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नियम है पूरी तरह से यहाँ पर लागू हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स बाई जेड के, एक्स बाई जेड के, ठीक। अब यहाँ पर हमारा तीसरा नियम आता है एंगल साइड एंगल, ठीक। यहाँ पर बोला गया है कि जब दोनों त्रिभुजों के दो कोण जो होंगे वो समान हो और साथ ही साथ एक भुजा समान होनी चाहिए, कोई भी एक भुजा आपकी समान होनी चाहिए। जब दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान हो और कोई भी एक भुजा समान हो, तब वहाँ पर वो जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सर्वांग सम कहलाएंगे। जैसे कि देखिए इसका डायग्राम देखिए, जैसे कि हम बनाए तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यदि हम इस डायग्राम को बनाते हैं, यहाँ पर ये हमने जो दो त्रिभुज ले लिए, ठीक। और इसे कुछ इस प्रकार से भी बनाकर बताया जाता है, वो हम दोनों प्रकार से बनाकर बता देते हैं आपको, इस प्रकार से भी बनाकर बताया जाता है, ठीक। अंतर कुछ भी नहीं है उनमें, एक जैसे ही है। जैसे कि हमने बोल दिया ए बी, यहाँ पर सी और डी, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया ये ओ, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर ये दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये है आपका ए बी सी, और इसे बोल देते हैं हम एक्स बाई जेड बोल देते हैं, एक्स बाई जेड बोल देते हैं, इस प्रकार से बोल देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दो एंगल जो हैं वो आपके समान होने चाहिए। जैसे कि हमने बोला कि ये एंगल जो है ये आपका 40 डिग्री है, तो इसका जो संगत एंगल है वो क्या है, ये वाला, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। अब इसी के साथ साथ हमने बोल दिया, जैसे कि ये वाला एंगल बोला तो ये वाला बोला 30 डिग्री बोल दिया, मान लिया हमने
तो ये वाला एंगल इसका जो संगत कोण है वो क्या है, ये वाला है। तो ये हमने बोल दिया कि ये आपका 30 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये जो आपकी भुजा है इसे बोल दिया हमने, ये है आपकी जैसे कि 10 मीटर बोल दिया हमने। ठीक, और इसी प्रकार से जो इसकी संगत भुजा है वो क्या है, बाई जेड, इसे भी हमने क्या बोल दिया, 10 मीटर बोल दिया। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो दो एंगल हैं और वो भी आपके संगत एंगल हैं वो आपके बराबर हैं और संगत भुजाएं भी आपकी क्या हैं, बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसी प्रकार से इसे हम इसमें ड्रॉ करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर बोल दिया कि ये एंगल आपका 40 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल होगा आपका 40 डिग्री। और जैसे कि हमने ये बोल दिया कि हमने ये कि ये आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ से ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण बराबर कर रहे हैं, हमने ये वाला कोण बराबर नहीं किया तो वो संगत कोण नहीं होंगे। यहाँ पर ये इसका संगत कोण हमेशा यही होगा और इसका संगत कोण यही होगा। वो कैसे होगा, जैसे कि हमने आपको बताया था जब थ्योरी वाली जो आपकी क्लास थी त्रिभुज वाली, उसमें हमने आपको बताया था जब जो दो समांतर रेखाएं होती हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके शीर्ष विमुख कोण जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं, साथ ही साथ जो संगत कोण होते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये दो रेखाएं हैं, यदि इस रेखा को देखें तो ये एक रेखा है जो कि इन्हें काट रही है। जैसे कि हम इसे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ा दें, जैसे कि आप देखोगे तो इसे जैसे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ठीक, इसी प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया तो आप देखोगे कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जो है उतने ही डिग्री का, ये वाला जो कोण है उतने ही डिग्री का आपका ये वाला कोण होगा। ठीक, और ये वाला जो कोण होगा इसका शीर्ष विमुख कोण क्या है, ये वाला, तो ये भी आपका उतना ही डिग्री का होगा। यानी कि ये वाला अगर यदि आपका 40 डिग्री है तो ये वाला आपका 40 डिग्री होगा, ना कि ये वाला 40 डिग्री। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दो रेखाएं हैं, ये वाली जो ए डी जो रेखा है और यहाँ पर सी बी जो रेखा है, इन दोनों को जो तिर्यक रेखा काट रही है उसे हम ये वाली रेखा ले रहे हैं। अगर हम ये वाली रेखा लेते तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होते। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो एंगल बराबर हैं और एक साइड भी बराबर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज एक्स बाई जेड के। ठीक, या फिर हम कहेंगे त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज, यहाँ पर लिया है ए ओ डी, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बी ओ सी के। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा नियम है, इसे हमें समझना है। तो चौथा नियम है हमारा RHS। तो ये नियम हमें क्या कहता है, तो ये नियम कहता है कि एक राइट एंगल बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बराबर होना चाहिए, और उसके बाद कोई भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए। जो दो त्रिभुज हैं आपके वो दोनों समकोण होने चाहिए। सबसे पहली बात कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपके समकोण होने चाहिए। यहाँ पर लिखा है राइट एंगल। ठीक, समकोण का मतलब जो दो त्रिभुज होंगे उन दोनों का कोई भी एक कोण तीनों में से 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद बोला है हाइपोटेनस, उन दोनों त्रिभुजों की दो कर्ण जो कर्ण होंगे वो आपके समान होने चाहिए। उन दोनों त्रिभुजों की जो कणों की जो लंबाई होनी चाहिए वो आपकी समान होनी चाहिए। और उसके बाद कोई भी एक भुजा उसकी लंबाई समान होनी चाहिए दोनों त्रिभुजों की। जैसे कि यहाँ पर हम बोले कि जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसी प्रकार से यहाँ पर हमने एक और समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक, और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए आपको 100% पता है कि जो समकोण त्रिभुज होंगे तो उन समकोण त्रिभुजों का एक कोण हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा, और वो क्या होगा आपका 90 डिग्री वाला एंगल। तो ये हमेशा 90 डिग्री रहता है, तो ये तो हमेशा ही बराबर होना ही होना है। अब यहाँ पर यदि हम बोलें कि ये कर्ण जो है इसकी लंबाई है 10 मीटर और इस कर्ण की लंबाई बोलते हैं कि ये है हमारा 10 मीटर, तो यहाँ पर एक कर्ण की लंबाई बराबर हो गई। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं, जैसे कि A B C और इसे X
बाई जेड, इस प्रकार से हमने इसे नाम दे दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, या तो आप ए बी भुजा की संगत भुजा जो है एक्स बाई इन दोनों को समान रखिए, या फिर आप बी सी जो भुजा है इसकी जो संगत भुजा है जेड बाई इन दोनों भुजाओं को समान रखिए। समान लंबाई होनी चाहिए, अनुपात नहीं देखते हैं यहाँ पर हम, सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, लंबाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर माप क्या होगी, जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि बी सी ले लेते हैं, तो बी सी जो होगी, जैसे कि हमने बोल दिया कि बी सी की लंबाई जो है वह आपकी 5 मीटर बोल देते हैं, 5 मीटर है। और इसी प्रकार से जेड बाई की लंबाई भी क्या होगी, 5 मीटर होगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि समकोण वाला जो कोण होगा वो तो आपका हमेशा ही समान होना है। उसके बाद हमने क्या किया कि कर्ण जो है उसकी लंबाई हमने समान कर दी, और उसके बाद कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, तो हमने आधार ले लिया, तो ये हमने समान कर दिया। हम इसकी जगह पर ये लंबाई ये वाली भी ले सकते हैं, ठीक, तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स बाई जेड के। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि दो समकोण त्रिभुज होंगे तो उनमें हम सर्वांग समता कैसे देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है समरूपता और सर्वांग समता का, वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अंतर करोगे कि एक दो त्रिभुज जो हैं, जो या फिर जो दो आकृतियां हैं वो आपके समरूप हैं या सर्वांग सम है। ठीक, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे नियम हैं जो कि दोनों में एक साथ फॉलो होते हैं, लेकिन यदि दोनों में ही वो फॉलो हो रहे हैं तो वहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें कि समरूप त्रिभुज है या सर्वांग सम है। ठीक, और यहाँ पर हम आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि ये आपका ए बी सी ये आपका एक त्रिभुज है, और इसी प्रकार से ये आपका एक्स वाई जेड ये दो त्रिभुज हैं ये आपके। तो यहाँ पर यदि हम बोलें कि ये त्रिभुज जो है वो आपका सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपके समरूप हैं। क्या हैं, आपके समरूप हैं। ठीक, ये कैसे कह सकते हो ये हम आपको आगे बताते हैं, देखिए अब ध्यान से। और यदि एक और बात समझ लीजिए, यदि दो त्रिभुज आपके समरूप हों, यदि दो त्रिभुज आपके समरूप हैं, यदि दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं, तब आप नहीं कह सकते कि वो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। लेकिन यदि दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं, तब आप कह सकते हो कि ये त्रिभुज आपके समरूप होंगे, और वो आपके त्रिभुज समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। तो वहाँ पर हमेशा ही आपको क्या देखना है कि आप उसे हमेशा ही सर्वांग सम मानोगे, हमेशा ही क्या मानोगे, आप उसे सर्वांग सम मानोगे। यदि एक त्रिभुज समरूप भी है और सर्वांग सम भी है, तो वहाँ पर उस त्रिभुज को सदैव ही आप क्या मानकर चलोगे, सर्वांग सम मानकर चलोगे। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा भुजा के रूप में देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि समरूप त्रिभुज होगा तो भुजाओं का जो होगा अनुपात समान होगा, और यहाँ पर यदि सर्वांग सम होगा तो वहाँ पर भुजाओं की क्या होगी, माप समान होगी। माप कैसे समान होगी वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। यदि कोण की बात की जाए तो वहाँ पर समान डिग्री ही रहेगा। ठीक, कोण क्या होगा, समान डिग्री में ही रहेगा। ठीक, और यदि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात समान होता है। ठीक, समरूप में क्षेत्रफलों का अनुपात समान होता है, कभी भी क्षेत्रफल बराबर नहीं होते। जैसे कि हम बोलें कि ये आपका ए बी सी जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक्स वाई जेड है इसका भी क्षेत्रफल यदि हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे हम समरूप नहीं कहेंगे, इसे हम सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन ये आपका समरूप भी है, वो कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक, लेकिन हम इसे हमेशा ही सर्वांग सम लेकर चलेंगे, समरूप लेकर नहीं चलेंगे। यदि यहाँ पर हम बोलें कि ए बी सी जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है और एक्स बाई जेड ये जो आपका त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3:3, इस प्रकार से दोनों का रेशियो 3:3 आ रहा है, तब आप बोलोगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये आपके समरूप हैं। ठीक, सर्वांग सम नहीं है, फिर ये क्या है, समरूप है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि अनुपात समान होना चाहिए। यदि परिमाप की बात कर रहे हैं तो परिमाप यहाँ पर समरूपता हम देखेंगे तो अनुपात समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। और यहाँ पर सर्वांग समता में क्या होना चाहिए, परिमाप समान होना चाहिए। यदि हम ए बी सी त्रिभुज जो है इसका जो परिमाप है वो बोल रहे हैं 40 सेंटीमीटर है, तो एक्स वाई जेड का भी जो परिमाप होगा वो भी आपका 40 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक, इसके बाद
यदि यहाँ पर देखें तो केवल आकार समान होता है, केवल क्या होता है, आकार समान होता है। जैसे कि हम बोलें कि ये आपका एक त्रिभुज है और ये भी आपका एक त्रिभुज है, तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, इन दोनों के आकार समान है, आकृतियां समान हैं। और यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज है और एक ये आपका बड़ा त्रिभुज है। यदि छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है तो यहाँ पर ये क्या होंगे, ये आपके समरूप होंगे। यदि यहाँ पर दोनों ही त्रिभुजों का जो आकार है वो आपका समान है, यानी कि मापें समान है, क्या है, मापें समान है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपका छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल सेम ही होना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। सभी समरूप जो आकृतियाँ हैं उनका जो है सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। यदि हम बोलें इस त्रिभुज का जो अगर क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यदि हम इनका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या निकलेगा, 0 से 0 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, दोनों का रेशियो क्या निकला, 1 और 1, दोनों का रेशियो क्या है, 1 1। तो यहाँ पर हम यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। ठीक, लेकिन सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ जो होती हैं वो समरूप होती हैं। देखिए यदि यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल 40-40 है तो उनका रेशियो कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल भी समान है और रेशियो भी समान है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो क्या है, समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। लेकिन जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि जहाँ पर कोई भी दोनों आकृतियाँ आपके समरूप और सर्वांगसम दोनों ही होंगी, तब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सर्वांग सम को ही प्रेफर करना है। वहाँ पर दोनों आकृतियों को सिर्फ और सिर्फ सर्वांग सम मानकर ही आपको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। ठीक, यदि आप उसे समरूप समझकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो आपका नियम है एंगल एंगल एंगल, यानी कि ए, ये जो आपका नियम होता है ये सिर्फ और सिर्फ समरूपता में काम करता है, सर्वांग समता में ये नियम आपका लागू नहीं होता। ठीक, सिर्फ यही नियम है जो कि आपका लागू नहीं होता, बाकी सारे जो नियम हैं वो लागू होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने आपसे बोला था कि जो आपके हार्ड क्वेश्चंस हैं और जो आपके इजी क्वेश्चन हैं, सारे ही क्वेश्चन जो आपके मेंस लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी हम आपको कराएंगे इससे संबंधित। तो यहाँ पर आपका समरूपता और सर्वांग समता दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इनसे संबंधित जो आपके प्रश्न हैं वो आपके हम क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में कंप्लीट करा देंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।